स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 से अनधिक सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना आयोग का सांविधिक कर्तव्य है। तीसरा, आयोग को प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों पर सरकार या सांविधिक प्राधिकरण को अपनी राय देने का भी दायित्व सौंपा गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 से अनधिक सदस्य शामिल होते हैं, अतः कथन एक सही है। भारत के बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आयोग का सांविधिक कर्तव्य है, अतः कथन 2 भी सही है। आयोग को सरकार या वैधानिक प्राधिकरण को प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर अपनी राय देने और प्रतिस्पर्धा विधि के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिस्पर्धा के हित में कार्य करने का भी अधिकार है, अतः कथन 3 सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यू ईयर के अवसर पर दृष्टि IAS लेकर आया है आपके लिए खास उपहार। सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट, साथ ही DLP और बुक्स पर 25% की छूट। ऑफर उपलब्ध है 28 से 31 दिसंबर तक। डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें या संपर्क करें 8750187501 पर। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई है। दूसरा, इसमें सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां निहित हैं। तीसरा, इसकी सिफारिशें सरकार के लिए लागू करना अनिवार्य है क्योंकि यह एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। NHRC का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुसार किया गया था, जो वर्ष 1991 में पेरिस में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं तथा वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित हैं, जो विश्व भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के कामकाज का मार्गदर्शन करते हैं, अतः कथन एक सही है। आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय के समतुल्य शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति का आदेश देना, शपथ पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना, सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना, गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना तथा प्रासंगिक कानूनों द्वारा निर्धारित किसी भी अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करना शामिल है, अतः कथन 2 सही है। NHRC सरकार को केवल सिफारिशें दे सकता है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। एक वैधानिक निकाय होने के नाते इसके निर्णयों को लागू करने या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूतापीय संरचनाएं अवस्थापन। पहला, गर्म जल के चश्मे, गौरीकुंड। दूसरा, गीजर, येलोस्टोन नेशनल पार्क। तीसरा, फ्यूमरोल्स, बैरन द्वीप। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। गर्म जल के चश्मे तब उत्पन्न होते हैं जब भूतापीय ऊर्जा से भूजल गर्म होकर सतह पर आ जाता है। ज्वालामुखीय क्षेत्रों में जल मैग्मा से उष्मित शैल के संपर्क में आता है, जिससे अत्यधिक उष्ण जल उत्पन्न होता है। उत्तराखंड में स्थित गौरीकुंड गर्म जल के चश्मे का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, अतः एक युग्म सही सुमेलित है। गीजर जियोथर्मल संरचनाएं हैं जिनसे भूमिगत तापन के कारण समय समय पर जल और भाप बाहर निकलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में कई प्रसिद्ध गीजर मौजूद हैं, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। फ्यूमरोल्स भूपर्पटी के वे विवृत क्षेत्र हैं जिसमें ज्वालामुखीय गैसें और भाप निकलती हैं। फ्यूमरोल्स तब उत्पन्न होते हैं जब मैग्मा भूजल के साथ क्रिया करता है, जिससे भाप और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें धुआं निकलता है, जो इसे एक उपयुक्त उदाहरण बनाता है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग हैं जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, इनमें अपना स्वयं का डीएनए होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग हैं। अतः कथन एक सही है। अधिकांश अन्य अंगों के विपरीत माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जिसे एम्प्टी डीएनए के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी एम्प्टी डीएनए विलोपन उत्परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है, जहां डीएनए के कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम न्यायाधीश मामले 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायिक नियुक्तियों में भारत के राष्ट्रपति के पास अंतिम प्राधिकार है। दूसरा, द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीजेआई को उच्च न्यायालय में नियुक्तियों हेतु सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। प्रथम न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायिक नियुक्तियों में भारत के राष्ट्रपति के पास अंतिम प्राधिकार है और उन्हें परामर्श प्राप्त न्यायाधीशों की सलाह मानने की आवश्यकता नहीं है। अतः कथन 1 सही है। द्वितीय न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप न हो। तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलेजियम से परामर्श करना चाहिए। अतः कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा मूलतः भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत समवर्ती सूची में थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे राज्य विषय में स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत एक मूल अधिकार बना दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शिक्षा मूल रूप से भारत में राज्य सूची का विषय थी। हालांकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अतः कथन 1 सही नहीं है। इस प्रकार अब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शिक्षा से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। अतः कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। दूसरा, सीमांत स्थायी सुविधा दर एक चल निधि स्रोत है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को अपने पास अतिरिक्त चल निधि जमा करने का विकल्प देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी तरह की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। इस स्थिति में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति का क्रय करता है। अतः कथन 1 सही है। स्थायी जमा सुविधा एक चल निधि स्रोत है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को अपने पास अतिरिक्त चल निधि जमा करने का विकल्प देगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में ब्याज भुगतान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकारी व्यय से अधिक है। दूसरा, सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर आर्थिक मंदी के समय में प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपाय लागू करने की सरकार की क्षमता को सीमित कर सकता है।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, सार्वजनिक ऋण। भारत में ब्याज भुगतान सकल घरेलू उत्पाद के 5% से अधिक और राजस्व प्राप्तियों के औसतन 25% के बराबर है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकारी व्यय से अधिक है। अतः कथन एक सही है। सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर आर्थिक मंदी के समय में प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपायों को लागू करने की सरकार की क्षमता को सीमित कर सकता है। अतः कथन 2 सही है। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर आरोपित मूल्यवर्धित एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। दूसरा, जीएसटी परिषद में अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। जीएसटी एक मूल्यवर्धित एड वैलोरम और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। अतः कथन एक सही है। इस परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 311 में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति करने वाले से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त एवं हटाने के साथ उसकी पदोन्नति नहीं की जा सकती है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अधिकारियों के संचार एवं आचरण को विनियमित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। अनुच्छेद 311 में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति करने वाले से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त एवं हटाने के साथ उसकी पदोन्नति नहीं की जा सकती है। अतः कथन एक सही है। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अधिकारियों के नैतिक और पेशेवर मानकों के विनियमन से संबंधित है। मौजूदा नियमों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों के संचार तथा आचरण को विशेष रूप से विनियमित नहीं किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के लिए हवाना चार्टर का मसौदा वर्ष 1948 में हवाना में व्यापार तथा रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में तैयार किया गया था। दूसरा, हवाना चार्टर मुख्यतः इसलिए लागू नहीं हो सका क्योंकि भारत एवं चीन की संसद द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन आईटीओ के लिए हवाना चार्टर का मसौदा वर्ष 1948 में हवाना में व्यापार तथा रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में तैयार किया गया था। अतः कथन एक सही है। हवाना चार्टर कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि अमेरिकी सीनेट इसकी पुष्टि करने में विफल रही। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? विकल्प ए भारतीय वन सर्वेक्षण, विकल्प बी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, विकल्प सी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।